इन शरह प्रोडक्शन की पेशकश। आवाज शहाबुद्दीन शहाब, विजुअल सपोर्ट एंड एडिटिंग हुज़ैफा शहजाद, मुसन्निफ हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, टेलीस्क्रिप्ट अब्दुल अजीज राजा। बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पर मबनी दस्तावेजी प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए। पहला हिस्सा, खुशहाल बर्रे सगीर हिंदो पाक। ये खित्ता खुशहाल था, यहाँ दौलत की फरावानी, सनत और हिरफत उरूज पर थी, लोग तालीम याफ्ता थे, उनका अखलाक व किरदार दुनिया के लिए मिसाल था। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे अंग्रेज की आमद का पस मंजर। बादशाह जहांगीर के जमाने में 1612 में अंग्रेज तिजारत के लिए बर्रे सगीर में दाखिल हुए। 1690 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 अहम तरीन बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। तीसरे हिस्से में आप मुलाहिजा करेंगे अंग्रेज के हाथों बर्रे सगीर की माली बर्बादी, लूट खसोट का बाजार गर्म किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज ने तसल्लुत कायम करने के लिए सहरुखी हिकमत अमली अख्तियार की। हिकमत अमली का पहला दौर तसल्लुत बजरिया तिजारत, हिकमत अमली का दूसरा दौर तसल्लुत बजरिया इताअत बिल जबर, हिकमत अमली का तीसरा दौर तसल्लुत बजरिया डिप्लोमेसी, और चौथे हिस्से में देखिए ज़रई बर्बादी। कसरत पैदावार की जगह किल्लत ने ले ली, जमीन चटक गई, खेत वीरान और काश्तकार बदहाल हुए। आम आबादी कहत और गरानी की वजह से करोड़ों की तादाद में मरने लगी। सारी दुनिया में 1000 सालों के दौरान जंगों का जानी नुकसान बर्रे सगीर में 150 सालों में कहत से मरने वालों से बहुत ज्यादा था। और 5वां हिस्सा मुश्तमिल है सनती और तिजारती बर्बादी की दास्तान पर। मकामी सन्नाओं, दस्तकारों और कारीगरों को तबाह कर दिया। दस्तकार और ताजर अखलाकी जराइम, डाका जनी और चोरी चकारी में मुब्तला हुए। छठा हिस्सा, अखलाकी बर्बादी। इंग्लिस्तान से तमाम छटे हुए बदमाश और बदकार गुंडे बर्रे सगीर लाए जाते। अंग्रेज का गुमाश्ता बनिया लूटता है। 60 रुपए माहवार का मुलाजिम बनिया 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाता है। 7वें हिस्से में तालीमी बर्बादी के बारे में हकायक जानिए। अंग्रेज ने मकामियों की जहानत बर्बाद कर डाली। लॉर्ड मैकाले का मोहलिक वॉर 90% तालीम याफ्ता तबके को एक ही रात में जाहिल और अनपढ़ बना दिया। 8वें हिस्से में देखिए मुनाफिरत की चिंगारियां। तकसीम करो, आपस में लड़ाओ, हुकूमत करो। अपने मफाद और खुदगर्जी की खातिर निफाक डलवाया और एक दूसरे से लड़ाया। कई मजाहिब और फिरके ईजाद किए, कुछ तो खून का बाजार गर्म किया। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। इस दस्तावेजी प्रोग्राम के लिए जितनी मालूमात, हकायक और आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश रिसोर्सेस से हासिल किए गए हैं। पेशकश अब्दुल अजीज राजा, हुज़ैफा शहजाद, ए प्रेजेंटेशन ऑफ इन शरह प्रोडक्शंस। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ पर मबनी बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा। मौजूदा पाकिस्तान, भारत और इर्द गिर्द के इलाके इंतहाई पसमानदा थे। तंग नजरी इस खित्ते की पहचान थी। अवाम बाहम दस्तगिरदार थे। अंग्रेज इस खित्ते को तारीकियों से रोशनी में लाए
انہوں نے یہاں نت نئے کارخانے لگائے، صنعت و تجارت کو فروغ دیا، عوام کی سوچوں کو وسعت دی اور یوں اس خطے کی تقدیر بدلی۔ کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس خطے کے عظیم عالم دین اور درویش حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ دیوبند ایک مینارہ نور ہے جس کی کرنوں سے منور ہونے والوں میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ ترکی کے مسلمانوں کے لیے حق کی آواز بلند کرنے پر انہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ مالٹا میں قید کیا گیا۔ انہوں نے فرنگی اقتدار سے عدم تعاون کے لیے فتویٰ جاری کیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے 500 علماء کرام نے دستخط کیے۔ آپ کراچی جیل میں قید رہے۔ آپ پر بغاوت کا مقدمہ بھی چلا۔ آپ نے 79 برس کی عمر میں 5 دسمبر 1957 کو وفات پائی۔ آپ نے 18 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اور ایک بہت بڑا علمی و تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا۔ نقش حیات آپ کی خود نوشت سوانح ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ان کے خاندانی اور ذاتی حالات قلم بند ہیں۔ دوسرا حصہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوٹ کھسوٹ اور ان کے جبر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء کرام کی خدمات، آزادی کے لیے ان کی جد و جہد اور ان کے مجاہدانہ کردار کے موضوع پر مشتمل ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سوانح نقش حیات کے دوسرے حصے کو مختلف اضافوں کے بعد برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا باب ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں درج ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور رہا۔ ہسٹوریکل ریسرچ میں پروفیسر ہیرین نے لکھا، ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا اور سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ ایک اور کتاب میں درج ہے، ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اقالیم دنیا میں مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی ہمت اقوام کو اس سرزمین کی طرف کھینچا۔ یونانی، عرب، ترک اور تاتار آئے جو بے شمار زر و جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے۔ اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی۔ 1773 میں تقریباً 1000 اقسام کے سکے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائج تھے۔ طلائی مہریں یعنی اشرفیاں 139 اقسام، طلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے تھے 61 اقسام، نقرئی روپے 556 اقسام کے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سونے کے سکے مہر شاہی 102 تولے سونا، آج کل کے حساب سے 1 کلو گرام سے زائد۔ دوسری اشرفی 90 تولے سونا، تیسری اشرفی 50 تولے سونا، چوتھی اشرفی 25 تولے سونا، پانچویں اشرفی 20 تولے سونا، چھٹی اشرفی 3 تولے سونا۔ اورنگزیب عالمگیر سری رارائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا۔ چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکے تولنے میں مصروف رہے اور معلوم ہوا کہ شاہی خزانے کا صرف 1 کونا تولا جا سکا ہے۔ اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت ابھی تک نہیں آئی، چنانچہ اورنگزیب فوراً اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر چلا گیا۔ ڈاکٹر واکس نے تحریر کیا، ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر مرتب کیا، اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، اور جو کچھ تم نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے، شہنشاہ محمد تغلق ہر سال کپڑوں کے 2 لاکھ جوڑے
और फौजियों के अलावा 10,000 घोड़े रियाया में तकसीम करते थे। रोजाना 20,000 अफराद शाही मेहमान खाने में 2 वक्त खाना खाया करते थे। हर रोज 200 उलमा बादशाह के साथ खाना खाते थे। दिल्ली शहर में आम रियाया के लिए 70 शिफाखाने थे। मुसाफिरों के लिए 2000 मुसाफिर खाने बने हुए थे और 1000 मदरसे थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी खुद नविश्त सवानेह तुज़ के जहांगीरी में लिखा, मैं साल में 2 बार अपना वजन करता हूँ। अव्वल शुरू साल शमसी में, दोबारा कमरी में, और नक और सामान अपने तुलने का अलग तहवीलदारों को देता हूँ कि फुकरा और हाजतमंदों में तकसीम कर दें। मेजर बासु ने लिखा, रियाया की खुशहाली और सरमायादारी के एतबार से भी मुसलमानों का दौर हुकूमत सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। दौलतमंदी और आराम और चैन का जो नक्शा मुगल बादशाह शाहजहां के वक्त में देखने में आता था, बिलाशुबा बेमिसल और बेनजीर था। मेजर बासु ने एक और जगह तहरीर किया है। बंगाल के जगत सेठों का कारोबार बैंक ऑफ इंग्लैंड के बराबर फैला हुआ था, जो कि इंग्लिस्तान का सबसे कदीम और बड़ा बैंक है, और बकौल अंग्रेज कप्तान अलेक्जेंडर हैमिल्टन सूरत के ताजिर अब्दुल गफूर का सरमाया ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर था। इन्हीं वजूह की बिना पर लॉर्ड क्लाइव ने हिंदुस्तान की दौलत को लाजवाल दौलत कहा था। ज़ार रूस पीटर आज़म ने अपनी वसीयतों में हुकूमत को हिदायत की थी कि वह हिंदुस्तान पर कब्जा करके सोना चांदी हासिल करे। फाहिन के मशहूर चीनी सयाह, जो फाहान के नाम से मौसूम थे, अपने सफरनामे में लिखते हैं, यहाँ की रियाया निहायत खुशहाल और फारिगुल बाल है। इन्हें किसी किस्म का मालिया या महसूल अदा नहीं करना पड़ता। निकोडी कांति मशहूर अंग्रेज ने अपने सफरनामे में लिखा है, गंगा के किनारे बड़े बड़े और निहायत खूबसूरत शहर आबाद हैं। शहरों के बाहर निहायत खूबसूरत खेत लहरा रहे हैं। यहाँ गोया सोने के दरिया बह रहे हैं। मोती और जवाहरात की भी कोई इंतहा नहीं। इस खित्ते की मुख्तलिफ तवारीख में दर्ज है कि 1772 में सर्राफों की दुकानों पर और शहरों में अशरफियों और रुपए के ऐसे ढेर लगे हुए थे जैसे मंडियों में अनाज के ढेर होते हैं। हिंदुस्तान को पुराने जमाने में जन्नत निशान के लक़ब से याद रखा जाता था, मगर खुदा जाने इस बेशुमार दौलत को जमीन खा गई या आसमान उचक ले गया या आंधी उड़ा ले गई। अफसोस के हिंदुस्तान की बदनसीबी और बदकिस्मती ने वो दिन दिखाया कि जन्नत निशान मुल्क यूरोपियन अक़वाम और बिलखुसूस बरतानवी कौम के हाथों जहन्नम निशान बनकर रह गया। कुदरत ने हिंदुस्तान को बहुत ज़रखेज़ मुल्क बनाया। इसमें हर किस्म के अनाजों की काश्त और पैदावार के तरह तरह के ज़राए मुहैया कर दिए हैं, जिनकी वजह से ज़माने क़दीम से यहाँ वाफिर गल्ला पैदा होता है और यहाँ के बाशिंदे हमेशा खुशहाल और फारिगुल बाल रहते थे। मुल्क के तमाम बाशिंदे कहत और काल के लफ्ज़ों से उमूमन नावाकिफ थे। अंग्रेज़ों के इक़्तिदार से पहले गल्ला यहाँ बहुत सस्ता था। सर इलियट डाउसन तारीख़ हिंद जिल्द 3 में शहंशाह मोहम्मद तुगलक मरहूम के ज़माने का भाव इन अल्फाज में लिखता है, गंदुम फी मन पुख्ता 9 आने, शाली धान फी मन पुख्ता 6.25 आने, चावल फी मन पुख्ता 9 आने, चना फी मन पुख्ता 3 आने, शकर सफ़ेद फी मन पुख्ता 3 आने, मिस्री फी मन पुख्ता 3 रुपए 12 आने, बैल फरबा फी रास 2 रुपए, बकरी फरबा फी रास 1 रुपया, भैंस फरबा फी रास 2 रुपए, मुर्ग आधा आने, बकरी का गोश्त आधा आने।